नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी अग्नि 5 के सफल प्रक्षेपण पर, तो दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर में सीएए का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसके लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये भारत के नजरिए से देखें तो रक्षा के क्षेत्र में मिशन दिव्यास्त्र एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण ये साफ संकेत है कि अपनी रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक धमाकेदार और बड़ा कदम उठाया है, जिसमें अग्नि 5 मिसाइल का हमने सफल परीक्षण किया है। ऐसे तमाम देश जो भारत को तिरछी निगाह से देखते हैं, उन सब के लिए यह एक बड़ा संदेश है। MIRV तकनीक से बनी है अग्नि 5 मिसाइल। आपको बता दें, एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसे ICBM कहा जाता है। यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक हो सकता है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत सफल कदम। गौरव, हमारे दर्शकों को बताएं, जो तिरछी निगाह से देखते हैं हमारे देश की तरफ, उनके लिए क्या मतलब है इसका? अग्नि 5 एक बहुत ही बड़ी सामरिक मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक वेपन है भारत का। ये न्यूक्लियर केपेबल वेपन है और इसका पहला सफल फ्लाइट टेस्ट एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत देता है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों को बधाई दी है इस सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए। और ये इतना क्रूशियल क्यों बन जाता है? क्योंकि आजकल दुश्मनों के पास भी एंटी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसमें MIRV जो सिस्टम है, यानी जब एक मिसाइल आप दागते हैं तो उस मिसाइल से कई ऐसे वेपन्स निकलते हैं, मिसाइल्स निकलते हैं जो दुश्मन के जो वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स है उनको ध्वस्त करने में सक्षम है। और अगर दुश्मन भारत की एक मिसाइल को ध्वस्त करने की कोशिश भी करे या उसका एंटी मिसाइल सिस्टम कारगर हो, लेकिन जो मल्टीपल व्हीकल्स है इसके, वो मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट्स को जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जाता है। भारत का एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है ऑफ नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी देश ने भारत के खिलाफ ये परीक्षण, ये भारत के खिलाफ कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत की जो पूरी कोशिश है, जो भारत का प्रयास है, वो ये है अंजना कि भारत के पास सबमरीन लॉन्च, शिप लॉन्च, एयर लॉन्च एंड लैंड लॉन्च पूरा ट्रायड सिस्टम भी पूरा हो और सब सरफेस यानी सबमरीन लॉन्च सिस्टम्स भी हो। इसके लिए बाकायदा एक नोटैम या नोटिस टू एयरमैन इशू किया गया था। एक विंडो थी इस मिसाइल परीक्षण के लिए और वो सफल परीक्षण अभी हुआ है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 1983 से यह प्रयास चल रहा था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि में भी अग्नि 5 सबसे संवेदनशील वो सामरिक हथियार है जिसका सफल परीक्षण हुआ। अंजना, धन्यवाद आपका गौरव सावंत इस तमाम जानकारी के लिए। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी जो वाकई जश्न मनाने लायक है, क्योंकि भारत की जो नीति रही है रक्षा के क्षेत्र में, उसको प्रबल करता है ये सफल परीक्षण। क्योंकि हम इस क्षेत्र में तैयार हैं, लेकिन नॉन फर्स्ट यूजर के तौर पर हमने हमेशा अपनी बात को स्पष्ट रखा है विश्व के सामने। बहरहाल, एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर है, अब से थोड़ी देर में ही सीएए का नोटिफिकेशन आने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएए आज हो सकता है नोटिफाई। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन डालना होगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। ये बड़ी खबर है। ऐसे तमाम पड़ोसी मुल्क जहां पर 6 धर्मों के लोग अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी शामिल हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। और इसी कानून पर बहुत दमखम के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले
अपनी बात भी कही है। ये कानून बाकायदा संसद में पास हो गया है और आज नोटिफिकेशन होना। एक और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीए पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने बोला है हमला सीए कानून हमें मंजूर नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव मंजूर नहीं। ये ममता बनर्जी ने कहा है, हमें किसी तरह का ब्यौरा नहीं मालूम। ममता बनर्जी ने यह बताते हुए इस कानून का विरोध किया है। तो ऐसे कई दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। उनमें से एक टीएमसी भी है। असदुद्दीन ओवैसी को आपने अक्सर सुना होगा कि जब सभी धर्मों के लोगों को आप नागरिकता देने को तैयार हैं अन्य देशों से, तो मुस्लिमों को आपने इससे बाहर क्यों रखा है, अल्पसंख्यकों को। और यही वो मुद्दा है जिसकी वजह से कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में रोहन गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो आपके पास आते हुए, क्योंकि इस सीए कानून पर नोटिफिकेशन आज आ सकता है, सबसे पहले तो इसके मायने समझाएं कि क्या उसके बाद से फौरन ही कोई भी नागरिक जो अल्पसंख्यक जो 6 धर्म लिस्ट किए गए इसमें अगर वो पोर्टल पर अप्लाई करेगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, क्या पैमाना होगा? और दूसरी तरफ जवाब दीजिए, अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि भेदभाव के लिए है, क्योंकि याद रखिए जो 6 धर्म आपने एनलिस्ट किए हैं उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब है, लेकिन मुस्लिम समुदाय नहीं है। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा, अगर कोई भी कानून हमारी संसद से पारित होता है तो वो तब लागू होता है जब राष्ट्रपति देश के उसको अपनी सहमति दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपनी असेंट देना। और आपने कहा कि ये कैसे तुरंत लागू हो जाएगा, तो जब ये नोटिफिकेशन होता है तो उसमें लिखा होता है कि किस तारीख से लागू होगा। क्योंकि अभी उसका प्रारूप हमने देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। लेकिन आपको याद है, हमने तमाम चर्चाएं सीए एनआरसी में करी थी और सीए पे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने एक बात समझाई थी कि ये कानून किसी भी वर्ग, धर्म विशेष के व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे और किसी माइनॉरिटी धर्म के हो, उनकी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। नंबर 1, ये कानून है नागरिकता देने का। मैं आज पुनः इस बात को यहां दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग भ्रम की राजनीति करती हैं, डर की राजनीति करती हैं अंजना जी, और आपसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता है। इसलिए मैं समझता हूं ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा जो बड़ी बात है वो ये बड़ी बात है कि हमें देखना होगा कि ये संसद से पारित कानून है। अगर संसद से कोई पारित कानून है तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस कानून का पालन करें, क्योंकि हर नागरिक की, हर पॉलिटिकल पार्टी की, सरकार हो या विपक्ष हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो पारित कानून है उसका पालन करे। हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, सांसद भी, विपक्ष के नेता भी और प्रधानमंत्री जी भी। तीसरी बात जो आपने कही, मैं उस पर सख्त जो है अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं। हिम्मत कैसे होती है ममता बनर्जी हो या लेफ्ट की सरकार हो केरल में, वो ये कह दे कि ये कानून संसद से तो पारित है लेकिन हम इसको अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। मैं आपको एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते बता दूं, ये क्षेत्र अधिकार नहीं है, ये क्षेत्र अधिकार किसी मुख्यमंत्री का नहीं है कि वो ये बात कह सके। अगर संसद से पारित हुआ है कानून, ममता बनर्जी हो या पिनरई विजयन हो, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके पास कोई 2 रास्ते नहीं है, केवल एक रास्ता है। ये कानून पारित हुआ, राष्ट्रपति। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इसे सरकार ने लागू कर दिया है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बड़ी बातें इसमें लिखी गई हैं वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश,
6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसमें शामिल किए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। प्रमुख मुद्दे हैं पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करना, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी, साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां जो फैलाई गई हैं उसको भी एड्रेस किया गया है। बताया जा रहा है यह नागरिकता देने का कानून है, सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये तमाम जानकारी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए के अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। दरअसल इसमें जिन 6 धर्मों को डाला गया है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये याद रखना होगा, तीनों मुस्लिम देश हैं। ऐसे में वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, यही सरकार की अभी तक इस पर दलील भी रही है कि इसमें मुस्लिमों को इसलिए नहीं शामिल किया गया है क्योंकि जिन 3 देशों का जिक्र है वो तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं और ऐसे में वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अन्य धर्मों के लोग होंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसीलिए उनके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि पत्रकार हैं। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। आशुतोष जी हमारे साथ इस खबर पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारा संविधान ये आजादी देता है, शशि शेखर जी, जो लिखा गया है उसमें जानकारी ये भी दी गई है कि हमारा संविधान, भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। क्या उस आधार पर, क्योंकि 3 देश हैं जहां से ये, जिन पर ये लागू होगा, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, तो वहां पर अल्पसंख्यक तो अन्य धर्मों के ही लोग होंगे, तो उनको ये नागरिकता के लिए सुविधा दी जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि ये भेदभाव है किसी के खिलाफ? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अभी से तलवारें निकाल ली है मैदान से। शशि जी, देखिए, उन्होंने जो तलवारें निकाली अंजना, वो तलवारें उन्होंने उस कयास और उस आधार पर निकाली थी जो कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने शाहीन बाग और देश के कतिपय अन्य हिस्सों में देखा था। तो उसको तो इन्होंने टच ही नहीं किया। उन्होंने भारत के किसी भी नागरिक को उससे छेड़ा ही नहीं। और जहां तक ये जो उन्होंने अभी अधिसूचना आज लागू की है, ये सारी की सारी अधिसूचना पर बहस पहले भी हो चुकी है। अमित शाह इसका जवाब दे चुके हैं बाकायदा। तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस अधिसूचना को लेकर कोई बहुत बड़ा विभेद, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन ये अधिसूचना इस समय पर क्यों, सवाल ये उठता है। एक ऐसी सरकार जो कि चुनाव लड़ने में सिद्धस्त मानी जाती है, जिसकी चुनाव मशीनरी सबसे अच्छी है, एक ऐसी पार्टी द्वारा की अगुवाई में हुकूमत चल रही है, तो इस समय क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है, भले ही अभी नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने एक पूर्व पीठिका बना दी है। आप याद करें, 2019 से पहले 370 को नहीं छेड़ा गया था, लेकिन 35A को छेड़ा गया था चुनाव से पहले। तो अब उसकी एक पूर्व पीठिका बना दी गई है। संदेश बहुत साफ है कि हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसको लागू करेंगे, आज नहीं तो कल। और चुनाव से पहले अगर मैंडेट मिलता है तो कहीं ऐसा न हो
कि जैसे चुनाव जीतते ही 2019 में उन्होंने कश्मीर का काम किया था, उसी तरीके से इसको भी करें। इसमें मुझे कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती है। तो ये आज की तारीख में एक तरह से ट्रेलर है अंजना। ट्रेलर क्या, अब तो सर मतलब शुरू हो गया, ये जो अब नोटिफिकेशन आ गया, कानून तो पहले ही पास हो गया था। जल्दी से आशुतोष जी मैं आपसे कमेंट लूं, उससे पहले सुना देते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जवाब दिया था, सदन में ही दिया था, उन्होंने क्या दलील रखी थी सरकार की तरफ से। सदन 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम सीए को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। आशुतोष जी, आपको भी टाइमिंग पर ही प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं, हम आपको वो भी सुनाएंगे जो पार्लियामेंट में, सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कहा था। ये तो एक रैली की उनकी बात आप सुन रहे थे, आपको भी टाइमिंग पर गलती दिख रही है या फिर आपको भी इस बात में मेरिट दिखता है कि ये अल्पसंख्यकों में खास तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव है? देखिए अंजना, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि सबको मालूम है कि यह कानून कब पास हुआ था। कोविड के पहले पास हुआ था, और कोविड के पहले जब पास हुआ था उसके बाद इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से जो शाहीन बाग की महिलाएं हैं और तमाम लोगों ने इस पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, अपने आप में एक बहुत जबरदस्त आंदोलन में तब्दील हुआ था। प्रश्न यह उठता है कि आज से तकरीबन 4.5 साल पहले जो कानून संसद से पास हुआ, उसको चुनाव के ठीक पहले, वो भी तब जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, यानी 1 या 2 दिन पहले आप क्यों लागू करते हैं? क्या इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन सरकार के पास है कि 4.5 साल तक आपने अधिसूचना क्यों नहीं जारी की? उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों चुनाव के ठीक पहले किया गया? पहली बात तो ये। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि आपकी शरणार्थी की परिभाषा क्या है, आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो सीएए को बिना एनआरसी से अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए इस देश के अंदर किसी गरीब की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, अगर उसके पास ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता मुसलमान के पास, और वो अपने साबित नहीं कर पाता कि इस देश का सिटीजन है, भले यही पैदा हुआ कई पीढ़ियों से, तो क्या फिर उसको निकाल के आप कहीं और भेज देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जो मुस्लिम तबके के अंदर ये एक भावना पैदा हुई कि दरअसल ये उनको टारगेट किया जा रहा है और उनकी नागरिकता को उनसे छीनने का काम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न इसमें जो लेकिन साफ जो जानकारी दी गई है, जी ठीक है, जानकारी दी गई है उसमें साफ कहा गया है कि नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है। फिर ये क्या अफवाह फैलाने के बराबर नहीं होगा कि कहा जाए कि मुस्लिमों से उनका पूछा जाएगा, अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो उनकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी? मैंने आपसे कहा कि सीएए को आप एनआरसी से अलग करके नहीं देख सकते, और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, और इसीलिए दोनों को इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था इस देश के अंदर, और अपने आप में जबरदस्त आंदोलन था। उसको किस तरीके से दबाया गया और कोविड की वजह से वो आंदोलन वापस हुआ था। जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ अफगानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ बांग्लादेश से क्यों, हमारे पड़ोस में श्रीलंका के अंदर भी तो जो हिंदुओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स का हनन किया गया, उनमें से बड़ी संख्या में लोग भारत आए, उनके बारे में क्यों नहीं प्रश्न किया जा रहा? तो जाहिर सी बात यह है कि चुनाव के ठीक पहले ये जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया है सूचना जारी करने का, उसका स्पष्ट तौर पर सरकार से लेना देना, और मैं शशि जी की इस राय से सहमत हूं कि ये ट्रेलर है। हालांकि उन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ट्रेलर किस संदर्भ में वो कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह ट्रेलर है, और इस ट्रेलर को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को खास तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन ये कानून लागू होगा उसी दिन विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी, और उसके बाद फिर वो जो पुराना हथकंडा है, जो पुराना तरीका है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, उस पर अमल शुरू होगा। ठीक, गौरव भाटिया जी, 3 आरोप लगे हैं, बीच में आपसे कनेक्शन चला गया था, तीनों का जवाब सिलसिलेवार ढंग से। एक तो 11 दिसंबर
2019 को यह कानून पास हुआ। ऐसे में इतनी देर सरकार ने क्यों इंतजार किया और अब जाकर नोटिफिकेशन है? दोनों जो यहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका यह कहना है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए। दूसरा जो सवाल आ रहा है वो है कि क्या ध्रुवीकरण सरकार इसके जरिए करना चाहती है? यह आरोप आपने आशुतोष जी का सुन ही लिया होगा। और तीसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या सीएए और एनआरसी को जोड़कर देखना होगा? ऐसा आशुतोष जी कह रहे हैं कि अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे में मुस्लिमों को टारगेट किया जा सकता है कि अगर वो साबित नहीं कर पाते कि उनकी वो यहीं पर पहले से थे तो उनकी नागरिकता जा सकती है। तीनों प्रश्नों पर आपका जवाब। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कहूंगा, ये आज ऐतिहासिक दिन है कि सीए का कानून लागू हो रहा है जैसा आपका चैनल बता रहा है। और विपक्ष के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे अपने आप को कोई विश्लेषक कहे, विधिक जानकारी थोड़ी कम रखते हैं ये लोग, और इसलिए ये लोग रायता फैलाते हैं, ये लोग डर फैलाते हैं। जैसा मैं आपके पहले भाग में कह रहा था, इस कानून से जो भारत का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, उसकी नागरिकता जा नहीं सकती है। तो उसे डर किस बात का है, यह बात मैं समझ नहीं पाया। और बिल्कुल स्पष्टता से मैं एक बात और बता दूं, जो कानून के ज्ञाता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में भी वरिष्ठ अधिवक्ता हों, उनसे पूछ लीजिएगा, सीए का ये जो संशोधन हुआ और एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपसे। लेकिन फिर भी मैंने सुना यहां पे आशुतोष जी ने कहा कि सीए और एनआरसी को एक साथ देखकर ही आगे बढ़ना होगा, ऐसे ही डर फैलाया जाता है। आपने कहा चुनावों के मद्देनजर ये किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 2019 में ये पारित हुआ और कोविड की महामारी में हमारी प्राथमिकता करोड़ों भारतीयों की जान बचाना था, हमें सुनिश्चित करना था कि वैक्सीन और टीके लग पाए 220 करोड़, तो क्या हम गलत थे? और एक बार अगर ये कानून पारित हो गया और अब उसकी अधिसूचना आ रही है, तो इसमें चुनाव से क्या लेना देना है, मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अंजना जी, अब ये बताइए कि जब ये कानून उन लोगों के लिए है जिन्होंने 3 मुस्लिम बहुल्य देशों में वर्षों से उत्पीड़न झेला है, और उनको हम यहां शरण देंगे क्योंकि एक पृष्ठभूमि है विभाजन की भी, तो भारत तो वो देश रहा ही है जो हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क या और कोई मुल्क अपने अल्पसंख्यकों पे, जो कि पहले जो एक भारत देश था, पूरा का पूरा अखंड भारत उसका हिस्सा था, और वो प्रताड़ित कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं। देश भर में लागू हुआ सीएए, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीएए लागू होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिए पिछली बार कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, और विरोध प्रदर्शन भी ऐसा जिसमें एक पूरी सड़क को कई दिनों तक जाम कर दिया गया था। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, दिखाइए तस्वीर, सुरक्षा बढ़ाई गई है। नहीं, बिल्कुल देखिए अंजना, सुरक्षा बढ़ाई गई है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सीए के दौरान 2020 में वहां पर दंगे हुए थे, वो इलाका काफी प्रभावित रहा था। वहां पर अब से कुछ देर पहले फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो कुछ देर बाद बयान भी जारी करेंगे। जो सूत्र है वो बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के कि जितने भी इलाके हैं, खासतौर से जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि लोगों पर भरोसा कायम रहे। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर, चूंकि आपको याद होगा 2020 में सीए एनआरसी के दौरान किस तरह के माहौल दिल्ली में बने थे, खासतौर से अगर साउथ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए। इस वजह से एहतियात के तौर पर कहां पर हैं आप, कौन से इलाके में हैं अभी अरविंद? नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जिस वक्त मैं साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके में मौजूद हूं अंजना, और मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में सबसे पहले फ्लैग मार्च निकाला गया, और लगातार जो दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि सभी अधिकारियों को बोला गया है कि वो सड़कों पर मौजूद रहे ताकि जो आम लोग हैं उनमें
भरोसा कायम रहे, किसी तरह की कोई अफवाह न फैला पाए। जो सीए का जो कानून है वो नोटिफाइड किया गया है उसके बाद, और ये सिर्फ इसलिए खासतौर से अंजना, क्योंकि मैं बार बार फिर यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2020 में दिल्ली में हालात बने थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती है। जब ये पूरा जो सीए का नोटिफिकेशन आने वाला था उसके पहले ही तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, चाहे पेट्रोलिंग हो, बाइक से पेट्रोलिंग हो, गाड़ियों से पेट्रोलिंग हो, वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। और दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, सड़कों पर है। ये फ्लैग मार्च हम माने, ये जो पूरा सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, पूरा ये जो इलाका था जिस पे बहुत ज्यादा हमने असर देखा था, दंगे तक हुए थे, वो वाला पूरा इलाका है जहां ये फ्लैग मार्च हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वो इलाका, चाहे चांदबाग की बात की जाए, सीलमपुर की बात की जाए, जाफराबाद की बात की जाए, वहां पर काफी बवाल और हिंसा हुई थी, जमकर उत्पात मचाया गया था। उन इलाकों में ये जो फ्लैग मार्च है दिल्ली पुलिस ने निकाला। अगर आप देखें तो जो बाइक पर पुलिसकर्मी सवार हैं वो पुलिसकर्मी, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो मौजूद हैं और सड़कों पर बकायदा फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये फ्लैग मार्च दरअसल लोगों में भरोसा कायम करने के लिए, खासतौर से जो मिक्स पॉपुलेशन वाला एरिया है उन इलाकों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो डीसीपी हैं इलाके के, जॉय टर्की, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, वो भी सड़कों पर हैं। कुछ देर बाद वो बयान भी देंगे। उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि आम लोगों का भरोसा कायम रहे, इस वजह से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर इस पर बना के रखिएगा। अपनी बात को गौरव जी 2 लाइन में आप पूरी कीजिए, फिर मैं आशुतोष जी से एक रिएक्शन इस पर लूंगी। देखिए अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से आज हर नागरिक ये कह रहा है, अगर एक सरकार है, मजबूत सरकार है, और वो संविधान का पालन करके कानून पारित करवाती है, और उस कानून से देश का भी हित है, और जो अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है और वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको अगर हम यहां नागरिकता देते हैं और किसी भारतीय की नागरिकता जाती नहीं है, तो ये अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है और संविधान का पालन क्यों नहीं हर नागरिक, हर पार्टी और सरकार करे? आज ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, अब जजमेंट आया कि वो संवैधानिक है। ऐसे ही सीए कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक नहीं लगाई। एक दूसरा, उस फैसले का इंतजार क्या हर उस नागरिक और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए जिसकी आस्था संविधान में है और न्यायपालिका में है? ये मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, अब जवाब देंगे इसका तौसीफ खान साहब, क्योंकि तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी समर्थक के तौर पर हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा खुलकर मुखर तौर पर इसका विरोध ममता बनर्जी ही कर रही है। तौसीफ जी, तो आप ही समझाइए ये कैसे विरोध है? क्या मानवीय आधार पर 3 मुस्लिम देशों में से अगर शरणार्थी भारत आना चाहते हैं, गैर मुस्लिम, तो उनको नागरिकता देना क्यों नामंजूर है? अंजना जी, आपने बहुत अच्छा लफ्ज कहा कि मानवीय आधार पर नागरिकता देना, लेकिन जब मानवीय आधार आप कहते हैं तो आपको हर किसी का सपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको टोटली अलाउ करता है। और मानवीय आधार में अगर आप डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे कि धर्म इसका देखो, तो वहां पे तो मानवीय ये रहा नहीं, क्योंकि मानवता में किसी को नागरिकता देना और ना देना का आधार धर्म हो जाए तो वो तो मानवीय आधार रहा नहीं। यही एक बहुत बड़ी आलोचना है जो 2021 में जो हमने देखा, जो हमने प्रोटेस्ट देखे, वो सारे जो उस वक्त में ड्राफ्ट थे ये उसके बेसिस पे थे। अभी तो नोटिफिकेशन आई है मीडिया के माध्यम से, आपके जरिए हम जान रहे हैं कि सीए आ रही है। क्या एग्जैक्ट सीए की प्रोविजन है वो अभी तक मेरे नजर के सामने नहीं है। और यही बात तौसीफ जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, तौसीफ जी को दिखा दीजिए मेरे साथ। तौसीफ जी, ये तीनों मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ऐसे में वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे होंगे, मुस्लिम कैसे प्रताड़ित होंगे? पाकिस्तान में अहमदिया ग्रुप है जो कि मुस्लिम बाय डेफिनेशन है, लेकिन उनको उनके साथ में प्रताड़ना होता है पाकिस्तान में। ये हमारे सरकार के पास में इसका रिपोर्ट है। दूसरी बात कि जब आप नेबरिंग कंट्री को पकड़ते हैं तो नेबरिंग कंट्री में आप सिर्फ 3 देश को क्यों पकड़ते हैं? नेबरिंग कंट्री हमारे पास और भी है, आप उनको एक्सक्लूड करते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात बढ़ेंगे, देखेंगे आपके राजस्थान, बंगाल, केरला और एक स्टेट है, 4 स्टेट ने ऑलरेडी स्टेट असेंबली ने जो पहले की जो
ड्राफ्ट थी उसके खिलाफ ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। क्या इसका कोई महत्व नहीं है? क्या इस 4 स्टेट में रहने वाले लोग जिन्होंने वोट देकर के अपने सरकार को असेंबली में बनाया और असेंबली द्वारा ये सीए के अगेंस्ट में जो पास हुए थे रेजोल्यूशन, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? अभी मैं एक और खबर आ गई है, थोड़ा सा रुक जाइए। सीए लागू होने के बाद कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई है। जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है, जयराम रमेश ने ये कहा है। चुनाव के चलते सीए लागू किया गया है। ये दोनों तीनों जो बातें आई हैं सामने, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अहमदियाज भी हैं पाकिस्तान में जो मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी प्रताड़ना वहां पर होती है। कई सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो भारत से वहां गए हैं मुहाजिर के नाम पर, उनका किया जाता है। ऐसे में कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं शामिल किया गया है, धर्म को आधार बनाकर मुस्लिमों को बाहर क्यों रखा और अन्य देश क्यों नहीं, सिर्फ यही 3 मुस्लिम देश क्यों? गौरव जी। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा अंजना जी। मेरी जिम्मेदारी है भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मैं हर प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन पहले मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं चाहता हूं सारे दर्शक देखें इस प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब आता है। आप मुझे ये बताइए कि सीए हमारी संसद से पारित हुआ है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। जो पारित कानून हो, क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि मैं उसको अपने प्रदेश में लागू नहीं करूंगी? मेरा ये सवाल है, आप बताइए, आप तो एडवोकेट भी है, क्या ये सही है संवैधानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, या गलत? तौसीफ खान। सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर को अनम्यूट कर लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे कदम उठा सकते हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इसमें कोई रोक टोक और कोई नरेंद्र मोदी जी से या गौरव जी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है ममता बनर्जी को। दूसरी बात है कि ऑलरेडी स्टेट असेंबली द्वारा रेजोल्यूशन लिया जा चुका है और टाइम टू टाइम केंद्र सरकार को इसकी बात बताई जा चुकी है कि यहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अभी हाल कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर इससे, अभी तो उन्होंने ड्राफ्ट देखा नहीं है क्या नोटिफिकेशन आए हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ न्यूज मिला है, एग्जैक्ट हमें तो ड्राफ्ट मिला नहीं है कि क्या पास हुआ है। तो अगर इसमें ऐसी कोई इंस्टेंस है जिससे लोगों को परेशानी होगी, जिससे लोगों के साथ में धर्म के नाम पे भेदभाव होगा, या यहाँ पे रहने वाले ऑलरेडी लोग हैं, आप एक बात बताएं, यहाँ पे 20 साल से, 15 साल से, 50 साल से लोग रह रहे, आज उनको अगर सीए द्वारा अपने आप को नागरिकता लेना है तो उन्हें पहले ये डिक्लेयर करना होगा कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है। इनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोटर आई कार्ड मिला है, वो वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाए। तो क्या उनके आज वो अगर डिक्लेयर करेंगे सीए के अंदर में, उन्हें पहले डिक्लेयर करना होगा कि वो तो नागरिकता है नहीं, वो तो फॉरेनर है, और अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो ये प्रोसेस में कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है उनका आप महत्व खत्म करना चाहते हैं क्या? ये सारी बातें जवाब सुनिए, मुझे अन्य दोनों मेहमानों के पास भी जाना है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीए लागू होने के बाद बंगाल में बीजेपी का जश्न। तस्वीरें भी आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। बंगाल बीजेपी में जश्न इस वक्त मन रहा है। ये उत्तर 24 परगना की तस्वीरें हैं, सुना देते हैं आपको। ठीक है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ देर में आपको सुनाएंगे क्या वहां पर कहा जा रहा है, बातचीत क्या हो रही है। लेकिन अब गौरव जी जल्दी से 2-3 जो बिंदु उठाए गए हैं उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं शशि जी और आशुतोष जी के पास उत्तर देता हूं। देखिए, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो राजनीतिक वक्तव्यों के ऊपर होती हैं। मैं समझता हूं अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं तौसीफ मेरे छोटे भाई, लेकिन इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा इसलिए प्रदेश की सरकार लागू नहीं करेगी। आपको मालूम है अंजना जी इसका मतलब क्या है? ये तो खुद पैरवी कर रहे हैं कि वहां पे जंगल राज है और संविधान का पालन नहीं कर सकती मुख्यमंत्री। द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन। इसका मतलब तो सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो इस तरह की दलील टीवी पे मत दिया करिए, ये टीवी की दलीलें चलेंगी नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, प्रदेश सरकार का असेंबली कुछ भी पास करे, ये विषय है केंद्र सरकार और पार्लियामेंट का। एंट्री 17 सिटीजनशिप ऑफ द यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7। तो मैं आपको इतना कह दूं
कि इस पे प्रदेश असेंबली क्या प्रस्ताव पारित करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। देश का कानून लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरी बात, अंजना जी, कहा जाता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। शाह है तो राह है, और शाह है तो राह है इसलिए कहता हूं, अनुच्छेद 370 का संशोधन और अब सीए लागू करना, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनकी आस्था केवल और केवल संविधान में है। हम देश को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन संविधान का पालन होना चाहिए। और एक बात जो उठाई गई है कि केवल 3 देश क्यों, तो अंजना जी इसका उत्तर भी ले लीजिए, दर्शक जानना चाहेंगे। जब कोई भी एक निर्णय लिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, ये जरूरी नहीं उस फैसले से जितनी समस्या है सारी हल हो जाएं, लेकिन देखना यह होता है कि जो समस्या आपके सामने है उसको हल करने की आवश्यकता है कि नहीं। उदाहरण, श्रीलंका में जो तमिलियन थे उनको यहां भारत में नागरिकता पहले की सरकारों ने भी दी है, तब केवल तमिलियन की बात हुई थी। तो ये तो नहीं कहा गया था जो बाकी हिंदू हैं, जो लोग और लोग हैं, वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं दूसरे देशों में। अब ये फैसला था इससे पहले कांग्रेस की सरकार का। इसलिए इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां और इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको नहीं देना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। शशि जी, आपने और हमारे दर्शकों ने भी गौरव भाटिया की तमाम दलीलें सुनी है जो वो सरकार की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो संतुष्ट करने वाली दलीलें हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि इन 3 मुस्लिम कंट्री से आने वाले शरणार्थियों को अलग से देखना होगा। श्रीलंका से जो तमिलियंस आए थे उस वक्त उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए थे, तब किसी ने शोर नहीं किया। टाइमिंग पर वो कह रहे हैं कि कोविड बीच में आया था, उसके बाद से अब जाकर उसे लागू किया जा रहा है। शशि जी, देखिए, पहली बात यह कि मैं किसी प्रवक्ता की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करता, उसूलन तो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत कुछ इशारा करती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हर चीज सोची समझी रणनीति होती है। इसका उन्हें हक है, इसमें न वो नैतिक तौर पे गड़बड़ होते हैं न संवैधानिक तौर पर, इसका उन्हें हक है वो जो टाइमिंग चुने। आज जो आप अभी दिखा रही हैं, जो नगाड़े बजा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बंगाल में। तो ये नगाड़े जो है ये साबित करते हैं कि किस वर्ग को खुशी हो रही है। उन्हें खुशी बनाने का कि मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं। देखिए, आज जो विवाद जो भी पार्टी खड़ा करती है उसके पास एक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार, वो ये कि जब कोई भारतीय नागरिक इससे किसी भी तरीके से आहत या परेशान नहीं होने वाला है तो फिर दिक्कत क्या है भाई। अगर किसी को नागरिकता दी जा रही है तो देने दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। और बहुत से लोग तो बहुत से सालों से नागरिकता के इंतजार में बैठे हैं। जम्मू में हजारों की संख्या में ऐसे लोग थे जो उस समय आ गए और मैं उनकी पीड़ाओं को छापता रहा हूं। तो इसमें मुझे इसलिए परेशानी नहीं है कि कोई वर्ग इससे प्रभावित नहीं हो रहा। एक आखिरी बात कि आज मैंने जो पिछली बार भी कहा था कि मोदी सरकार जो करती है वो एक तरह से जैसे तापमान को टच करते हैं। एक बात आई कि 5:30 बजे प्रधानमंत्री जी कुछ घोषित करेंगे और उसके बाद 5:32 या 34 पे उनका ट्वीट आया अग्नि 5 के लिए। तब तक पूरा देश दम साधे बहस कर रहा था टेलीविजन पर कि अरे भाई क्या बोलेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आज उन्होंने तापमान कर लिया कि लोग उनसे समीक्षक, उनके विरोधी किन किन मुद्दों पर क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। तो मैं इसको ट्रेलर मानता हूं। इस चुनाव के बाद ही सही कुछ न कुछ ड्रास्टिक एक्शन जरूर उठाए जाएंगे। अब वो सही होंगे या गलत, इसके लिए समय का इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि 370 का फैसला कश्मीर में सही साबित हुआ है। अंजना जी, और प्रवक्ता गृह मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले जो जानकारी दी है उसमें सब कुछ बताया गया है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 विल एनेबल सिटीजन, वही जो हम लोगों ने कहा था कि वो नागरिकता के लिए अप्लाई। तो ऐसे में एप्लीकेशन जितने भी हैं वो सब सबमिट होंगे कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पर, यानी ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। ये एक्स पर भी आप देख सकते हैं, स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ट्वीट किया गया है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होगा जिसके लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है।
एक वेब पोर्टल का प्रावधान कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात है। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, देखिए पश्चिम बंगाल में हम बीजेपी का जश्न दिखा रहे हैं, उससे पहले आपको सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है। किसी वजह से उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है, हम आपको सुनाएंगे ऑडियो। लेकिन ये वो तमाम इलाके हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी बार गए हैं, लेकिन अगर आप बांग्लादेश से सटे हुए तमाम इलाकों में जाएंगे पश्चिम बंगाल में, चाहे मालदा का इलाका हो, बहुत मुर्शिदाबाद, ये तमाम इलाके, भारी तादाद में वहां पर एक रिटन रूल है। बांग्लादेश से आए हुए कई लोग हैं जिनके पास भारत में वोटर आईडी है और वो अपना वोट डालते हैं बतौर सिटीजन। तो शायद इन लोगों के लिए ये जश्न की एक वजह ये भी, और वहां पर लोकल्स के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो कोलकाता से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में है कि वहां से कई मुस्लिम जो आए हुए हैं और उन्होंने वहां पर वोटर आईडी के साथ वो वोट भी डालते हैं, तो उस वजह से वो वहां जश्न है। तो इन सब पर कैसे हम लोग आंखों पर पट्टी बांध लें, और दूसरी तरफ अगर एक वैधानिक तरीके से नागरिकता दी जा रही है तो उस पर प्रश्न खड़े करें। आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। एक और खबर आ रही है, शरणार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यही जो अभी हम लोग आपको बता रहे थे, आवेदन के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। और आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए प्रश्न इस बात का नहीं कि आंखों में पट्टी बांधने का, प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि सरकारों के अपने कुछ सार्वभौम मूल्य होते हैं और उनसे उनको डिगना नहीं चाहिए। अगर इसी कानून को इस तरीके से कर लिया होता कि जो भी धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो आपने सिर्फ 3 देशों को किया, और 3 देशों के अंदर अभी जो बात तौसीफ कह रहे थे, शायद बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जो अहमदिया फिरका है इस्लाम के अंदर, उसको बाकायदा 1973-74 में जुल्फिकार अली भुट्टो और वहां की सरकार ने अहमदिया को इस्लाम से बाहर कर दिया, और उन पे जिस तरीके के जुल्म हुए, वो जुल्म तो शायद वहां पे दूसरी माइनॉरिटीज के साथ भी नहीं हुआ। क्या वो अगर भारत में आए, नागरिकता मांगे, तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो धार्मिक तौर पर प्रताड़ित नहीं माने जाने चाहिए? तो एक प्रश्न इस बात को लेकर। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले गौरव जी ने कहा कि भाई तमिलियन को तो नागरिकता मिली। इस देश के अंदर कोई भी आदमी नागरिकता मिलने का बाकायदा एक अधिकार है, बाकायदा एक कानून है, जो उस कानून का पालन करेगा उसको नागरिकता मिलेगी। वो तो सीए के पहले भी स्थिति थी। तो संवैधानिक ढांचा पहनाना, संवैधानिक लबादा उड़ाना और वैसे नागरिकता देना, दो अलग अलग चीजें, इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि देखिए, ये जो नगाड़े जिस तरीके से फ्लैग मार्च किया जा रहा, ये फ्लैग मार्च क्यों किया जा रहा? इसका मतलब यह कि सरकार को इस बात की आशंका है या थी कि जैसे ही सीए लागू किया जाएगा वैसे ही समाज के अंदर तनाव फैलेगा और हिंसा हो सकती है। इसीलिए तो यही तो असली कारण है। और अब चुनाव के ठीक पहले अगर आप ऐसा सामाजिक तनाव अगर फैलता समाज के अंदर, तो उसका फायदा किसको होगा? तो मेरी आपत्ति इसी बात को लेकर यह है कि फ्लैग मार्च की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्यों इसके लेकिन ये संसद से पास किया गया एक कानून है आशुतोष जी। ऐसा तो पिछली बार भी हुआ था, और दिल्ली एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए। ये 27 फरवरी 2020 की बात है। ताहिर हुसैन, आपको नाम याद होगा, आम आदमी पार्टी का नेता था। हम लोग उसके छत पर गए थे और वहां पर उसकी छत पर हमने पेट्रोल बम्स देखे थे। तो ऐसे लोग तो समाज में हमेशा रहते हैं, तो जो जानबूझ के दंगा फैलाते हैं, तो क्या किया जाए उसके लिए? सरकार तो एहतियाती कदम उठाएगी ना। इसका सीएए से क्या लेना देना है? ऐसी स्थिति तो कभी भी पैदा हो सकती है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा हो सकती है। उसी कानून के विरोध में उस इलाके में दंगा हुआ था। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों का एक पूरा इतिहास रहा है। तो यह कहना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, वो कहीं भी किसी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वरना बहस तो लंबी थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। इस बीच आपको बता दें, सीए कानून देश में लागू हो गया। देखते रहिए।